गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्दर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्लैंक्स थ्योरी तक कवर कर लिया था। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स सी, हमने अभी तक दो साइंटिस्ट पढ़े हैं। एक हमने मैक्सवेल का पढ़ा है और एक हमने प्लैंक का पढ़ा है। मैक्सवेल ने कहा कि जो हमारी रेडिएशंस थी वो वेव लाइक है। ठीक है, प्लैंक्स ने कहा जो हमारी रेडिएशंस हैं वो हमारी फोटॉन्स लाइक है। फोटॉन्स मतलब कि एनर्जी के पैकेट्स। इस तरह से एक पैकेट निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, जैसे किसी मशीन में से पैकेट निकल रहे हो चिप्स के। वेव लाइक है, वेव लाइक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो फोटॉन्स के साथ ही एस्टैब्लिश हो पाई। जैसे कि अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड नंबर सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, ये दोनों हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट जो है ये तभी प्रूव हो पाता है जब हम रेडिएशंस को फोटॉन्स मानते हैं, एनर्जी का पैकेट मानते हैं। ठीक है, वेव लाइक फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे एक चीज, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये जो है दोनों प्रॉपर्टीज वेव की, ये तभी प्रूव हो पाती है, मतलब रेडिएशंस की ये दोनों प्रॉपर्टीज तभी पूरी हो पाती हैं जब हम रेडिएशंस को वेव लाइक मानते हैं। यानी कि मैक्सवेल ये आर्गुमेंट दे रहा था कि जो हमारी रेडिएशंस है वो वेव लाइक है। प्लैंक ये आर्गुमेंट दे रहा था कि जो हमारी रेडिएशंस है वो वेव नहीं है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। तो उन दोनों को सुलझाने के लिए हमारे एक न्यू साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट तो ये पुराने हैं बट बहुत इंटेलिजेंट। उन्होंने कहा कि जो हमारी लाइट है उसका ड्यूअल कैरेक्टर है, यानी कि वो वेव लाइक भी है और वो फोटॉन्स की भी कंपोज्ड है। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स, दोनों ही चीजें आइंस्टीन ने प्रूव कर दी अपनी थ्योरी से, दैट लाइट हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज से फिर हमारे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, जो हमारे एमिशन स्पेक्ट्रा है वो हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमें ये टॉपिक ये हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो फूड है वो अडल्ट्रेटेड है, उसमें हमारे हेवी मेटल्स प्रेजेंट हैं, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। तो हम लोग कैसे पता लगाएं, देखने से तो पता चलेगा नहीं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसकी हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। जब तुम बीमार होते हो और तुम्हें डॉक्टर चेक करता है तो वो स्टेथोस्कोप से चेक करता है सारे की चेस्ट में कफ तो नहीं है या कुछ भी। तो ऐसे ही जब हमारे कोई भी हमारी चीज एडल्ट्रेटेड है या हमें कोई भी चीज में चेक करना है कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम उसकी क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो, उसमें क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, इस प्रिज्म में से हमने व्हाइट लाइट पास करी और ये हमें यहाँ पे ऐसे स्क्रीन पे हमें विबग्योर दे दिया। ठीक है, तो यहां से मैंने ये पता लगा दिया कि जो मेरी व्हाइट लाइट है उसमें मेरे ये 7 डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट है इसलिए हम इसको कह देते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया। एक हमारी जो व्हाइट लाइट थी वो क्या कर गई, स्प्लिट कर गई। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम ऐसे ही करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा फर्क क्या आ जाता है, हमने क्या लिया, अपना कोई बर्नर लिया, यहाँ पे मैंने
NaCl सॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं NaCl को बर्न करूंगी तो वो क्या होता है, फायर में वो एकदम से जलता है, एक अलग अपनी डिफरेंट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। उस डिफरेंट फ्लेम को मैं यहाँ स्लिट में से पास करूंगी, कार्डबोर्ड में मैंने स्लिट करी हुई है, फिर मैं इसको प्रिज्म में से पास करूंगी तो मुझे बोर्ड पे सिर्फ 2 ही लाइंस नजर आएंगी येलो रीजन में, यानी कि जो मेरा विबग्योर में जो यहाँ मेरा वेबग्योर, ये जो येलो रीजन की जो वेवलेंथ है, इस रीजन में मुझे क्या नजर आएंगी, सिर्फ 2 लाइंस नजर आएंगी। विबग्योर में क्या नजर आ रहे थे, एक साथ बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे थे, 7 कलर्स, और एक के ऊपर एक क्या थे, ओवरलैप थे। इसमें क्या है, जो मेरे को येलो लाइंस नजर आई ये बहुत ही दूर नजर आई, बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा दूर नजर आई, मतलब दोनों के बीच में एक गैप नजर आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई है, लाइन, इसलिए इसको नाम दे दिया गया लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसकी जो एक यही चीज हमारी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है। हमें जो भी एलिमेंट हमें चेक करना है कि क्या इसमें ये प्रेजेंट है या नहीं है, हम उसको बर्न करते हैं, उसकी लाइट हम स्लिट में से पास करते हैं, फिर वो स्लिट में से पास करने के बाद हम प्रिज्म में से पास करते हैं, दिस इज माय प्रिज्म, और जब वो स्क्रीन पे शो करता है, जहां पे भी वो वेवलेंथ शो करेगा, तो इसका मतलब उसमें वो चीज प्रेजेंट है। अब जो NaCl है वो येलो रीजन में शो करता है, जो KCl है वो पर्पल वाले रीजन में शो करता है, यानी कि वॉयलेट वाले रीजन में वो क्या करता है, अपनी लाइंस शो करता है इस स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि जो मेरा Na है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा है। इसका जो वो है, जो इसका ये हो क्यों रहा है, ऐसा होता क्या है, जैसे मान लो हमने NaCl लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बर्न किया था, बर्न करने से क्या हो रहा था, मैं इसको काइंड ऑफ क्या दे रही हूँ, एनर्जी दे रही हूँ। जब हम लोग आटा लगा के उसको बेल के गैस पे रख देते हैं तो क्या होती है, वो सिक जाती है, हम उसको क्या दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं तो फूल जाती है। ऐसे ही मैंने क्या किया, NaCl को हीट दी, NaCl ने वो हीट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उनके इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, भागेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे उसके बाद, अब एक बार मान लो उसके पास एनर्जी आ गई, वो भागे, फिर उनकी वो एनर्जी खत्म भी होगी, फिर जब वो उनकी एनर्जी खत्म होगी और वो वापस आएंगे अपनी स्टेज पे वापस, तो वो क्या करेंगे, एक वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वही लाइट हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यही हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है, मैकेनिज्म है, कि जब हमने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया किसी एलिमेंट के, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद जब वापस आ गए अपने स्टेज पे जहां पे वो पहले प्रेजेंट थे, तो वो एक लाइट छोड़ते हुए जाते हैं, और वही लाइट हम स्टडी करके स्पेक्ट्रम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ। पहले उसने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर दिए, एमिट कर दिए, तो इसको हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और यही इसी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो NaCl सॉल्ट है, अब वो तो NaCl कहीं से उठा लो, कहीं से भी तुम NaCl उठा लो, अब या फिर तुम खाली Na ले लो। अगर तुमने सिर्फ Na लिया या खाली या NaCl लिया है, जो भी, कोई मैटर नहीं करता वो तुम कहाँ से उठा रहे हो। अगर तुम उसको बर्न करके प्रिज्म में से पास करोगे तो वो हमेशा वो येलो रीजन में ही, जैसे वो येलो रीजन में ही क्या करेगा, 2 लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, ये हमारे क्या होता है, ये हमारा काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ठीक है। ऐसे ही NaCl की ये 2 येलो लाइंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है। अब मुझे कोई सब्सटेंस चेक करना है, मुझे नहीं पता इसमें सॉल्ट है या नहीं है, पर मुझे केमिकली उसको टेस्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, बर्न करूंगी।
बर्न करने पे अगर वो यही इसी रीजन में 2 येलो लाइंस दे रहा होगा तो यानी कि उसमें NaCl प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग अपनी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको यूज करते हैं I2 फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि क्या उसमें प्रेजेंट है और क्या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको देखते हैं। अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना। हमने क्या लिया, व्हाइट लाइट ली। हमें पता है व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो हमें पूरा एक विबग्योर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक उस व्हाइट लाइट को पहले NaCl के सॉल्यूशन में से पास किया। पानी में हमने नमक घोल लिया और उसमें से हमने इस व्हाइट लाइट को पास किया। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिज्म रख दिया, उसके बाद मेरे को विबग्योर मिला। पर मैंने इस विबग्योर में क्या देखा कि सारे कलर्स तो ऐसे के ऐसे ही थे, पर जो येलो रीजन था ना, जो ये येलो वाला रीजन था, ये मुझे कॉन्टिन्यूसली नजर आया। यहाँ पे मुझे ऐसे 2 लाइंस नजर आई अपनी स्क्रीन पे। वॉयलेट भी प्रेजेंट था कलर, इंडिगो भी प्रेजेंट था, ब्लू भी, ग्रीन भी। येलो में क्या हुआ, 2 ऐसे डार्क लाइंस नजर आई और उसके बाद सीधा मुझे ऑरेंज और रेड नजर आया। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा सोडियम है वो येलो लाइंस को क्या करता है, एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो इसने क्या किया, जब इसमें से हमने व्हाइट लाइट पास करी तो इसने इन 2 वेवलेंथ्स की लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसको तो बर्न कर नहीं रहे हम, इसमें से तो हम लाइट पास कर रहे हैं, और जो ये लाइट पास हो रही है ये तो क्या करता है, ये तो येलो रीजन में ही शो करता है। तो येलो वाली लाइट इसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आई, डार्क लाइंस नजर आई। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसने हमारी क्या करी, उसी रीजन में जहाँ पे वो एमिशन स्पेक्ट्रम दिखा रहा था, उसी रीजन में उसी वेवलेंथ पे उसने वो लाइट्स क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और वहां पे उसने डार्क पैचेस शो करे। ठीक है, बाकी का सारा स्पेक्ट्रम क्या था, कॉन्टिन्यूस। लेकिन जो ये येलो वाला पार्ट था ये क्या था, डिसकॉन्टिन्यूस। इसको हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, Na के लिए Na जो वेवलेंथ पे शो करता है हमारे कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो है 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम। ये भी वैल्यूज जो है EEE मेंस और उसमें पूछी जाती है, नीट में, CUET में। ये मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जस्ट टिक मार्क। ठीक है, अब ये तो हमने मेटल का पढ़ लिया। अब ऐसे ही क्या है, अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले लेती यहाँ पे, इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करती। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद यहाँ पे एक लाइट प्रोड्यूस होती, उसको मैं स्लिट में से पास करती, फिर मैं उसको प्रिज्म में से पास करती। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या नजर आए, अलग अलग लाइंस प्रेजेंट आए। यानी कि जब मैंने अपने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी दी, तो जब वो बर्न हुआ और उसने लाइट प्रोड्यूस करी, वो लाइट को मैंने स्लिट में से पास किया, प्रिज्म में से पास किया और फिर मैंने स्क्रीन पे डाला, तो वो जो लाइंस थी वो मुझे इसमें से भी क्या दिखी, लाइंस दिखी। यानी कि सिर्फ एलिमेंट्स ही नहीं, गैसेस भी हमारी क्या शो करती हैं, स्पेक्ट्रम शो करती हैं। गैसेस भी क्या करती हैं, स्पेक्ट्रम शो करती हैं। यहाँ पे हमें क्या नजर आई, लाइंस नजर आई। और कौन सा स्पेक्ट्रम शो करती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम शो करती हैं। ठीक है, रदरफोर्ड यही स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया था। जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो वो जो स्पेक्ट्रम बन रहा था स्क्रीन पे, तो रदरफोर्ड इसी चीज को नहीं बता पाया कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूमे जा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो मूव नहीं कर रहा इधर उधर, तो फिर हमें ये स्पेक्ट्रम क्यों नजर आ रहे हैं। ये रदरफोर्ड का क्या था, एक पोस्टुलेट था जो हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। दिस इज द ड्रॉबैक। लेकिन वो बाद में क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया था थ्रू वेव थ्योरी। ठीक है, अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि एक अब एलिमेंट्स तो बहुत ज्यादा वास्ट है,
देयर आर ऑलमोस्ट 110 से भी ज्यादा एलिमेंट्स है, तो हम हर किसी का तो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते, वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही एक वास्ट स्टडी है। पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पे, हम लोगों ने जो भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स हैं, उनके हमने स्पेक्ट्रम स्टडी करे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो तुम्हें समझ आ गया कि हाँ हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन इज 1s1, हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या है, हाइड्रोजन लाइक का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन इनका निकाल देंगे, यानी कि हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस, ये क्या बन गए, हमारे हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स बन गए, क्योंकि इनके पास भी क्या रह गया। वैसे हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, लिथियम के पास 1s2, 2s1, बेरिलियम के पास 1s2, 2s2। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1s1, इसमें से निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन 1s1, इसमें से निकाल दिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन 1s1। कैसे बन गए, हाइड्रोजन लाइक बन गए। बस इन्हीं की हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है, इन्हीं की हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। ओके, अब देखो हम लोग किसका पढ़ेंगे, हमने क्या कहा कि हम सिर्फ हाइड्रोजन लाइक का पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक का, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एट दिस लेवल। तो हम सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन का करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या दे रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम दे रहा है। एमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि वो खुद क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। उस जो उसने लाइट एमिट करी उसको हमने क्या करा, प्रिज्म में से पास करे, स्टडी करा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मैंने फिल कर दी लो प्रेशर पे। अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो हमें पता है कि हमारी गैस आयनाइज नहीं होती, हमें गैस आयनाइज करनी है। लो प्रेशर पे हमने क्या करा, गैस आयनाइज करी, यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हुई, ये लाइट मैंने स्लिट में से पास करी, फिर ये लाइट मेरी प्रिज्म में से गई, और प्रिज्म में से जाने के बाद मुझे अलग अलग क्या नजर आई, लाइंस नजर आई। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये मुझे कुछ इस तरह से नजर आती हैं। शुरू में डार्क, फिर थोड़ी दूर दूर दूर, फिर शुरू में डार्क, फिर थोड़ी दूर दूर, फिर और ज्यादा गैप आ गया, फिर शुरू में थोड़ी डार्क, फिर दूर और फिर बहुत दूर, फिर डार्क, फिर थोड़ी दूर, फिर बहुत दूर, इस तरह से। तो ये जो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड है, ये क्या है, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इन लाइंस को क्या करा, डिस्कवर किया था। ठीक है, लाइमन ने देखा कि जो मेरी लाइंस ये प्रोड्यूस हो रही हैं, ये मेरी यूवी रीजन में प्रोड्यूस हो रही हैं, यहां से यहां तक। जो फर्स्ट पार्ट था जो लाइंस का, जो हमने यूवी लेंथ की, अल्ट्रावायलेट लाइट्स की वेवलेंथ देखी थी प्रीवियस क्लास में, सिर्फ उसी रीजन में मेरी क्या है, ये कुछ लाइंस प्रोड्यूस हुई। तो लाइमन ने कहा जो फर्स्ट जो लाइंस आती हैं बैच की, वो आती हैं यूवी रीजन में। उसके बाद बाल्मर ने स्टडी करी फर्दर हाइड्रोजन की लाइंस, तो उसने देखा कि कुछ लाइंस जो है वो कहाँ पे आ रही हैं, विजिबल की वेवलेंथ में पड़ रही हैं। ठीक है, कुछ लाइंस फिर पास्चन ने देखी, उसने देखा कि कुछ लाइंस इंफ्रारेड में लाई कर रही हैं, इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ में। ब्रैकेट ने भी देखा कि इंफ्रारेड में, और पीफर्ड ने भी क्या देखा, इंफ्रारेड में। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपनी सारी लाइंस को स्टडी किया, और ये देखा गया कि ये लाइट, ये जो जितनी भी मेरी लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ये मेरी कौन कौन सी वेवलेंथ में प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो ये यूवी लाइट में, मानी ये यूवी में, ये विजिबल में, और ये इंफ्रारेड में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो लाइमन ने जो लाइंस प्रोड्यूस करी, ये लाइमन लाइंस जो है वो कौन से रीजन में प्रोड्यूस होती हैं, यूवी रीजन में। पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड तीनों ने जो लाइंस डिस्कवर की वो किस में प्रोड्यूस होती हैं, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। समझ आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज किया, लाइंस प्रोड्यूस हुई, साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग।
तो ये जो हमारी लाइंस हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये कौन कौन से रीजन में शो होती हैं, ये वेवलेंथ लिखी है मैंने मीटर्स में है ना। तो ये जो हमारी लाइंस है, ये किस किस रीजन में शो होती हैं, ये मैंने वेवलेंथ लिखी हुई है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर। लाइमन जो है वो हमारी 91 नैनोमीटर से 121 नैनोमीटर में होती है। बाल्मर हमारी 380 से 656, पास्चर 954 से 1875, ब्रैकेट 1945 से 4050, पी फंड से 3740 7451। यानी कि ये जो यूवी रीजन है, यहाँ पे सारे हमारी लाइमन लाइंस आई 91 से 121 नैनोमीटर। ठीक है, अब चलो ये तो ठीक है, इन्होंने हमें बता दिया, बाल्मर ने, पास्चन ने, ब्रैकेट ने, कि हमारी ये वेवलेंथ जो है इन रीजन्स में लाई करती है हाइड्रोजन के लिए। पर अगर हमें कैलकुलेट करना हो, मान लो हमें कोई एलिमेंट दे दिया जाए, कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दे दी जाए, और हमें कहा जाए कि इसकी निकाल के दिखाओ तुम वेवलेंथ की, इसकी वेवलेंथ कहाँ लाई कर रही है, तो वो कैसे निकालेंगे? अब ये तो फॉर्मूलेज दे नहीं पाए, तो एक नया साइंटिस्ट आया, रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग साइंटिस्ट आया। रिडबर्ग ने अपना एक फॉर्मूला दिया, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर इंटू में r जो है वो क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसी रिडबर्ग का क्या है, ये कांस्टेंट है 10967 या तो सेंटीमीटर इनवर्स में ले लो या फिर उसको मीटर इनवर्स में ले लो, जिसमें भी तुम्हारा आंसर मांगा गया है उसमें तुमने उस हिसाब से इसकी क्या लेनी है, यूनिट्स लेनी है। ठीक है, r की वैल्यू हो गई ये। z क्या होता है हमारा, z होता है हमारा एटॉमिक नंबर। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या है 1, हीलियम के कितना है 2, लिथियम के लिए कितना है 3। अब क्योंकि हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज करनी है तो लिथियम 2+, हीलियम 2+, इन स्पीशीज की हम क्या करेंगे, ये सीरीज चेक करेंगे। ठीक है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर तो 2 हो गया, लेकिन प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन गया, हाइड्रोजन लाइक बन गया, तो ये भी हमारी ऐसी ही क्या देगा, स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है, और N1 और N2 क्या है, अब N1 और N2 उसने डिफाइन कर दिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पी फंड और ब्रैकेट। इसको इसी सीरीज में याद रखना है, 1 2 3 4 5। लाइमन के लिए N1 इज इक्वल्स टू 1, बाल्मर के लिए N1 इज इक्वल्स टू 2, पास्चन के लिए 3, पी फंड के लिए 4 और लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पी फंड, ब्रैकेट। एक सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया, दिस वुड बी ब्रैकेट, पी फंड लास्ट में आता है, दिस इज बाल्मर। इसको कैसे याद रखना है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से भी एक हमारे रहे हैं फ्रीडम फाइटर, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। और हम लोग फन कब करते हैं, जब हमारे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, हम पूरा एंजॉयमेंट कर लेते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, फन करते हैं। और पी फंड कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, उससे पहले बीच में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट, लाल बाल पाल ब्रैकेट और फिर पी फंड। ये ऐसे ही याद रखना है। इसके लिए N1 की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर N1 की वैल्यू हमने 1 दे दी तो इसकी N2 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो ये 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, 2 से 2 या उससे ज्यादा, 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। ब्रैकेट बाल्मर के लिए भी अगर N1 2 है तो जो N2 है हमारा वो 3 से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है। सिमिलरली फॉर पाल, ब्रैकेट एंड पी फंड, पाल, ब्रैकेट एंड पी फंड। ठीक है, 3 तो 4 से ज्यादा कोई भी,
4, तो यहाँ 5 से ज़्यादा कुछ भी, 5 और से ज़्यादा कुछ भी। इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत आते हैं, तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी न्यूमेरिकल। और बच्चे अक्सर, ये बहुत ही ईजी है लेकिन बच्चे फिर भी इसमें बहुत ही गड़बड़ करके आते हैं। बच्चे मतलब कि तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम इसके न्यूमेरिकल्स में गलती ना करो। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, स्कोरिंग न्यूमेरिकल है। जस्ट या तो टिक मार्क वाला आ जाएगा या हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा, बट आएगा बहुत इजी। टफ न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आता। ये एक स्कोरिंग टॉपिक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा या वेवलेंथ इफ इलेक्ट्रॉन जंप इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद पूछा है कि कौन से रीजन में वो लाई करेगा, यूवी, विजिबल, ये सब पूछा है। एक तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी जब वो थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, और एक उसकी वो कौन से रीजन में लाई करेगा, ठीक है। तो जब भी हमसे रीजन पूछा हो या हमसे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछी हो तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या यूज करना है, रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करना है। ये चीज क्लियर हो गई। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एकदम से, हाँ रिडबर्ग फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले कि हम n1 को क्या रखें और हम n2 को क्या रखें। कई बार क्या पूछ लेता है क्वेश्चन, कई बार थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट पूछ लेता है, या फिर कई बार क्या लिख देगा, ग्राउंड स्टेट टू थर्ड ऑर्बिट, कि कितनी वेवलेंथ की उसको जरूरत है कि वो ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट पे जाए, ठीक है। यहाँ पे कितनी वेवलेंथ वो निकालेगा जब वो हमारा थर्ड से ग्राउंड पे जाएगा, और कितनी वेवलेंथ की उसे जरूरत है अगर हमें से ग्राउंड से तो थर्ड पे भेजना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि वो ग्राउंड स्टेट से थर्ड पे जा रहा है या थर्ड से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। जो हमारे इस फॉर्मूला की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर है, ये हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, ये जब मेरा n1 छोटा होगा और n2 क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो n1 को हमेशा लोएस्ट रखना है और n2 को हमेशा क्या रखना है, हाईएस्ट रखना है। मतलब ये जो n2 है हमारा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n1। कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में क्या पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ जंप करवा रहा है, 1 से 2 पे करा रहा है, 1 से 4 पे करा रहा है, 4 से 5 पे करा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। n1 को छोटा नंबर रखना और n2 को क्या रखना है, बड़ा नंबर रखना है, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट, ये n डिफरेंट लेवल्स है मेरे। ग्राउंड स्टेट को 1 बोला गया है, सेकेंड ऑर्बिट को 2 बोला गया और थर्ड ऑर्बिट को 3 बोला गया है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब कि जो हमारा n1 है वो हमारा क्या हो जाएगा 1, और थर्ड ऑर्बिट यानी कि जो हमारा n2 है वो हमारा क्या हो जाएगा 3। इस लेवल से वो इस लेवल पे जंप कर रहा है, ठीक है। n1 को लोएस्ट रख दिया, n2 को हाईएस्ट रख दिया, ग्राउंड स्टेट 1, n2 3। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वेव नंबर, ये वेव नंबर का सिंबल है, या 1 बाय लैम्डा लिख लो, 1.09 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में चल रही हूँ मैं। ये 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। z क्या है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर z क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं n1 को 1 लिया, इसको 3 लिया है। तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब देखो कैलकुलेशंस तुम्हें खुद करनी है क्योंकि कैलकुलेशन में फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना। सेंटीमीटर इनवर्स 1 बाय 1, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9 इंटू विल बी 8 बाय 9 इंटू में 1, ठीक है। अब ये सॉल्व होके क्या आता है 1 बाय लैम्डा या वेव नंबर कितना आ रहा है, इट इज, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रही, वो तुम खुद देख लेना, 979490.7 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, वेव नंबर आया है। वेव नंबर और वेवलेंथ क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
तो अगर हमें लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा कितना हो जाएगा 1/97490.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्या है इनवर्स है, तो ऑलरेडी -1 है तो ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है, इट इज 103 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आई है, बट हम जनरली इसको सी कर देते हैं। बट हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग अपनी वेवलेंथ जो है वो जनरली नैनोमीटर्स में रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने लाइमन सीरीज की वो वेवलेंथ की रीजन लिखी थी वो नैनोमीटर्स में लिखी थी। ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर्स में लिखना है, तो नैनोमीटर में इसको क्या कैसे कर देंगे, -7 सेंटीमीटर है तो ये हमारा क्योंकि 10⁻⁻7 मीटर में होते हैं, सॉरी 10⁻⁹ मीटर में होता है 1 नैनोमीटर, और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर में भी होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है, समझ आ गया। ध्यान बस इसमें ना एक ट्रिक का ध्यान जरूर रखना, N1 को हमेशा लोएस्ट रखना और N2 को ज्यादा रखना, ये गड़बड़ मत करके आना, क्योंकि फिर सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा। अभी तो चलो ये 1 के साथ था, कई बार ये नंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं तो आंसर कुछ और आ जाएगा। अब अगर इसी में हाइड्रोजन की जगह ये हीलियम दे देता, ठीक है, मान लो ये हीलियम का पूछ लेता, हीलियम प्लस का, तो यहाँ पे Z क्या हो जाता 2 हो जाता। इस केस में फिर यहाँ पे इसकी 1 की जगह क्या आ जाता 2 का स्क्वायर आ जाता। ठीक है, समझ आ गया। अगला वो क्या पूछ रहा है, इन विच रीजन विल इट लाई, कौन से रीजन में ये लाई करेगा। अब देखो हमने N1 क्या लिया है, लोएस्ट नंबर लिया है, N1 इज इक्वल्स टू हमने 1 लिया है, और N2 हमने क्या लिया है 3 लिया है। हमें पता है कि लाइमन रीजन के लिए हमने देखा था, लाइमन रीजन उसमें मैंने तुम्हें बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो लाइमन होगा उसके लिए N1 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो यानी कि हमारा किस में लाई कर रहा है, लाइमन रीजन में। ठीक है, N1 इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे N2 2 दिया होता तो वो किस में लाई करता, बाल्मर रीजन में। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ये वाला हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा बहुत ज्यादा ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। एक ये वाला रिपीट होता है, इसमें क्या पूछ लेता है वो, जैसे बता दिया हीलियम लाइक पूछ लेता है। ठीक है, इन विच रीजन विल इट लाई, लाइमन, मतलब लाइमन सीरीज है ये, रीजन नहीं कहेंगे। अब रीजन कौन सा होता है लाइमन के लिए, हमें पता है कौन सा रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट। तो वो क्या करेगा, वो तुमसे पहले सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा और वो पूछेगा कि सिर्फ ये बता दो कौन से रीजन में है। तो पहले तो तुम, अब अगर जैसे उसने डायरेक्ट पूछ लिया, मान लो वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कैलकुलेट करो, बस बताओ कौन से रीजन में, तो तुम खुद समझ जाओगे ग्राउंड स्टेट और थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो N1 इज इक्वल्स टू 1 है, N2 इज इक्वल्स टू 3 है, तो ये हमारे कौन से रीजन में आ गया, अल्ट्रावायलेट रीजन में। अल्ट्रावायलेट रीजन में क्यों, क्योंकि कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज है। ठीक है, अगला उसने क्या पूछा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेट कर दो। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाती है, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारा जो ये है लैम्डा कितना आ रहा है हमारा 103 नैनोमीटर। तो 103 इंटू नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो ये तुम्हारी सॉल्वर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये आती है 2.91 इंटू 10⁻15 सेकेंड। कैलकुलेशन देखो तुम खुद करना, नहीं तो बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा, मैं अब कैलकुलेट करने देता। ठीक है, समझ आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में बहुत चीजें आ गई। N1 N2 आ गया, लाइमन सीरीज का वो पूछ लिया उसने, कौन से उसमें रीजन में लाइक कर रही है वो पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, वेवलेंथ भी पूछ लिया, और वेव नंबर भी हमें निकालना ही पड़ा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट करते हैं हम ये वाला। देखो क्वेश्चन है 220 में आया हुआ है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाल्मर सीरीज लाई इन, मुझे पता है लाल, बाल, पाल, ब्रैकेट,
और पी फंड, ठीक है। यूवी विजिबल इंफ्रा, यूवीआई, यू के बाद क्या आता है वी, और वी के बाद क्या आ जाएगा आई, ठीक है। आई और आई पूछ रहा है कि बाल्मर कौन से में लाई करता है, किस में लाई करता है, विजिबल में। फ्री का एक नंबर है, बस इतना बताना चाहिए कि कौन से कहाँ पे लाई करते हैं। रेंज पूछ लें तो n1 इज इक्वल्स टू 1, इसकी 2 से स्टार्ट होती है, इसकी 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसकी n1 4 से, इसकी 5 से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसी पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन भी, इनकी वैल्यूज पे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज इज इक्वल्स टू लैम्डा 1। वो कह रहा है कि जो लाइमन सीरीज है उसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है हमारी वो कितनी है, लैम्डा 1 दी हुई है। तो हमें रिडबर्ग फॉर्मूला पता है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम में ना हमें जल्दबाजी नहीं मचानी, सबसे पहले हमें अपना फॉर्मूला याद करना है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है फॉर्मूला लिखो, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर इंटू में z का स्क्वायर। हड़बड़ाहट नहीं मचानी, ध्यान से। z का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है, खाली z नहीं है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन लाइमन सीरीज, हाइड्रोजन एटम है तो z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 बाय 1 माइनस इंटू में 1 का स्क्वायर। अब तुम यहाँ एक बहुत ध्यान से चीज देखो, उसने कही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। जो हमारी वेवलेंथ है, अगर तुम इस फॉर्मूले में देखो, जो वेवलेंथ है वो हमारी 1 अपॉन में n1 माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं लैम्डा ऊपर ले जाऊं तो मेरा लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट्स नहीं लिख रही मैं, सिर्फ n1 और n2 के बेस्ड, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है मेरा और ये भी मेरा क्या रहेगा, 1 या 2 ही रहेगा, या 3 हो जाएगा मैक्सिमम, या 4 हो जाएगा। लेकिन जो मेरी चीजें वैरी कर रही है वो कौन सी कर रही है, 1 कर रही है और 2 कर रही है, n1 और n2, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी लैम्डा डिपेंडेंट है वो क्या है, सिर्फ इन वैल्यूज पे मेजरली डिपेंडेंट है। तो n1, इसको अगर हम लैम्डा को ऊपर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर इंटू में n2 का स्क्वायर अपॉन में n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो मेरी लैम्डा है वो मेरी n1 और n2 के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंडेंट है और इनके सब्ट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, हायर आएगी, और सॉरी ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, हायर आएगी ऑलवेज। और नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद एक तो तुम करो 2 माइनस 3 माइनस 2, और एक तुम क्या करो 2 इंटू 3, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन वैल्यू क्या आती है, हायर आती है, और माइनस वाली वैल्यू क्या आती है, लोअर आती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि जो इसकी वैल्यू है वो हमें कम से कम रखनी है। कम से कम कब होगी, अब इस केस में जब भी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात करी जाए तो n1 तो हमारा फिक्स्ड हो गया, जैसे लाइमन की बात चल रही है तो n1 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, ठीक है। अब n2 कुछ भी हो सकता है, n2 या तो हमारा 2 हो सकता है या हमारा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। n1 और n2, n1 तो हमारा फिक्स्ड हो गया, लाइमन सीरीज है। n2 अब हमारा हमें नहीं पता कौन से उस पे वो शॉर्टेस्ट दे रही है, पर ये जरूर है कि n2 या तो 2 हो सकता है या n2 इन्फिनिटी हो सकता है। तो हम दोनों से क्या निकाल के देख लेंगे, वेवलेंथ निकाल के देख लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके। तो अगर हम लोग वेवलेंथ निकालें, इसको λ1 और λ2 कर देते हैं यहाँ पे, तो जब हमने n2 को 2 रखा तो ये हमारा क्या आ गया, इट विल बी 1 इंटू 4 अपॉन में 4 माइनस 1, यानी कि इट विल बी 4/3, ठीक है, लैम्डा। अगर हमने n2 को इन्फिनिटी रखा
तो अगर आप इन्फिनिटी, तो फिर तुम यही रख लो, यही रख लो n2 को इन्फिनिटी इस वाले फॉर्मूले में। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये सिर्फ क्या बचा 1/1, तो λ2 क्या बचा हमारा 1। अब तुम मुझे ये बताओ, मान लो इसकी कोई भी यूनिट्स है, तो इसमें से कौन सी वेवलेंथ ज्यादा है, 4/3 की वैल्यू ज्यादा है या 1 की वैल्यू ज्यादा है? 4/3 की वैल्यू ज्यादा है ना, है ना। 1 की वैल्यू क्या है, कम है, और ये 4/3 की वैल्यू क्या है 1. 4 को किससे करेंगे, 3 1 3, 1.1 कुछ लगा लो ना, 1.3। तो यहाँ पे लैम्डा जो है, जब हमने n2 को 2 रखा तो हमारी आ गई 1.3, और जब हमने n2 को इन्फिनिटी रखा तो ये हमारी आ गई 1। तो लैम्डा किसमें तो लैम्डा हमारी किसमें ज्यादा आई है, हमारी इसमें ज्यादा आई है ना, जब हमने n2 को क्या रखा 2 रखा। यानी कि जब हमारा ट्रांजिशन n1 से जस्ट उसके नेक्स्ट लेवल पे होगा, यानी कि सीधा n2 पे होगा, मतलब n1 अगर हमारा 1 है तो जस्ट उसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 लेवल पे। तो यहाँ पे हमारी जो वेवलेंथ आएगी वो हमारी क्या आएगी, लार्जेस्ट वेवलेंथ आएगी, ठीक है। और अगर हमें शॉर्टेस्ट देखनी है, लार्जेस्ट कब आएगी, n1 की हमारी कोई भी वैल्यू हो, n1 = 1 मान लो। तो अगर हमें शॉर्टेस्ट चाहिए तो n2 को इन्फिनिटी ले लेना, और अगर लॉन्गेस्ट चाहिए तो उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना, कभी भी अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, n1 से इन्फिनिटी पे जंप करेगा, तो हमारी क्या होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो छोड़ेगा। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन जस्ट सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे जंप करेगा, या अगर हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करें तो जस्ट थर्ड लेवल से सेकेंड लेवल पे जंप करेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। इस ट्रिक को कैसे याद रखोगे, जितनी दूर से आ रहा है ना, जितनी दूर से वो इलेक्ट्रॉन आएगा, जितनी दूर से वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अपने वापस, उस इतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा वो शॉर्ट वेवलेंथ रिलीज करेगा। और जितनी पास से वो आ रहा है उतना वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रिलीज करेगा। अब जैसे इसको हम ऐसे याद रखते हैं, मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया, ठीक है। अगर वो रिश्तेदार आ रहा है जैसे तुम अगर रहते हो दिल्ली में और वो तुम्हारा आ रहा है हरियाणा से, तो कम पैसा खर्च करके आ रहा है, कम पैसा वो खर्च करके आ रहा है, तो तुम्हें वो क्या देके जाएगा, ज्यादा पैसे देके जाएगा, तुम्हें तो अपना मुनाफा देखना है। तो जितना पास से आएगा उतनी ज्यादा क्या है तुम्हारी कमाई हो रही है, और जितना वो दूर से आ रहा है उतनी तुम्हारी कमाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पास से पैसा आना होता है, फटाफट हमारी जेबों में आ जाता है, ज्यादा पैसा आ जाता है। दूर से आता है, बहुत ही कम पैसा आता है, ठीक है। तो यही इसको इसी तरह से याद रखना, ये हमारा वेवलेंथ क्या है, पैसा है। जितनी पास से आएगा ज्यादा आ जाएगा, जितनी दूर से आएगा थोड़ा आएगा, ठीक है। अब ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, जो हमारा ये वाला इस टाइप का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये 2020 में पूछा गया है, ये रिपीट होता रहता है इस टाइप का, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ का बताया। अब ये क्या कह रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज λ1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिख लो, एग्जाम में ना
फॉर्मूला गलत मत लिखना, और फॉर्मूला कब याद होगा जब खूब प्रैक्टिस करी होगी, नहीं तो फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे चाहे कितना ही कुछ कर लो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करोगे उतने जल्दी तुम्हें ये याद हो जाएंगे फॉर्मूले। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या कह रहा है कि जो हमारी लाइमर सीरीज में है हाइड्रोजन आटम में, वो हमारी क्या है, क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा 1, ठीक है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में लैम्डा इक्वल्स टू दिस, 1 में लैम्डा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है। अब यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है ये वैल्यू, वो क्या कह रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है थोड़े पैसे आ रहे हैं, थोड़े पैसे आ रहे हैं मतलब बहुत दूर से आ रहे हैं वो पैसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। बाल्मर में कह रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ हीलियम में, किसमें, हीलियम में। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हीलियम है, Z क्या हो जाएगा 2, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बहुत पैसे लेके जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, 5 से आ रहा है, तो जस्ट इसके पास का नंबर क्या है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू R, और यहाँ पे अगर हम इसको 1 बाय लैम्डा 2 लिख लें तो ये 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 4R अपॉन में 9 में से 4 गए 5 बाय 9, ठीक है। सही किया है ना, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 बाय लैम्डा, R की वैल्यू कितनी है 1 बाय लैम्डा 1, तो 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 4 1 अपॉन में लैम्डा 1 इंटू में 5 बाय 9, ठीक है। तो ये हमारा लैम्डा 2 किसके बराबर आ गया, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा 1 अपॉन में 20, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 लैम्डा 1 अपॉन में 20। इसके बाद चेक कर लेंगे सही है कि नहीं है। नाइन लैम्डा 1 अपॉन में गड़बड़ कैसे हो रही है, ये बाल्मर सीरीज है, हीलियम 2 का स्क्वायर 4 4R 1 बाय 9, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे इंटू 4 भी तो आएगा, एलसीएम लिया है ना, तब मैं सोचूंगी गड़बड़ कैसे हो गई। तो कितना आ गया 9 बाय 5 लैम्डा, आंसर आ गया हमारा। फिर मैं ये भूल गई थी, एलसीएम जब लेंगे इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 बाय 4 अपॉन 1 बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 इंटू में 4। देखा मैंने भी क्या करा, मैंने अपने दिमाग में करने की सोची, गड़बड़ हो गई ना न्यूमेरिकल में। हाँ इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसी गड़बड़ नहीं करके आनी, गलत पे टिक हो जाता। अब चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये आया हुआ है 2023 में, ठीक है, मेंस में। Which transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from N4 to N2 of helium atom? और ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब एक और दिया हुआ है, ये ऑप्शन ऐसा सही है, N1 is equals to 3, N2 equals to 1। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी ट्रांजिशन में वो वेवलेंथ होगी जो कि बराबर होगी बाल्मर ट्रांजिशन में हीलियम एटम के, जब बाल्मर में हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे गिरा। जो हमारा ये रिडबर्ग ये जो रिडबर्ग फॉर्मूला है ना, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारी वेवलेंथ एमिट हो रही होती है या जब हमें वेवलेंथ देनी होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें कौन सी ट्रांजिशन होगी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से कहां पे गिरा, सेकेंड लेवल पे गिरा, किसमें, हीलियम में। ठीक है, तो अगर वो 4 से 2 गिर रहा है तो सेकेंड पार्ट से तुम्हें पता चल रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, वेवलेंथ एमिट हो रही है। जब वो गिरेगा तो वो क्या करेगा, एक वेवलेंथ एमिट करेगा जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स नजर आ, जो कि हमें फिर लाइट नजर आती है। ठीक है, किसी रीजन में तो N4 से N2 वो गिर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वेवलेंथ एमिट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी वेवलेंथ इक्वल रखनी है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है हैव सेम वेव, क्या कहा है, वे सेम वेवलेंथ है। तो लैम्डा एच इज इक्वल टू लैम्डा एच हीलियम, दोनों के क्या रख देंगे, फिर फॉर्मूले रख देंगे रिडबर्ग कांस्टेंट वाले। R 1 में N1 का स्क्वायर माइनस 1 में N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर। ऐसे हीलियम के लिए लिख दिया हमने, ये हीलियम के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ गया, ये हमारा ऐसे ही रहेगा 1 में N1 का स्क्वायर माइनस 1 N2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z को 4, Z की वैल्यू 2 थी तो 4 आ गया 1 में। अब कितनी बोली है उसने, N4 से N2, तो हमें पता, हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, लोअर नंबर को यहाँ रखते हैं तो 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, यानी कि वो कहां से कहां जंप कर गया, N1 इज इक्वल्स टू 2 और N2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि उसने 4 से सेकंड में क्या मारी, जंप मारी। जंप उसने कहीं से कहीं मारी हो, इसको क्या रखेंगे 2, इसको क्या रख देंगे 4। वैसे भी वो क्या कह रहा है, बाल्मर सीरीज कह रहा है, बाल्मर सीरीज में N1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व होके क्या आ गया 3/4 R। अब जो 3/4 है, R से R दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो ये R हट गया। तो जो 3/4 है ये हमारा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस N1 का स्क्वायर माइनस 1/2 N2 का स्क्वायर। यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि किसको सॉल्व करके 3/4 वैल्यू आनी है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन उठा लें तो ये हमारा क्या दे रहा है, 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ रहा है 8/9। तो फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा, तो फर्स्ट मैच नहीं कर रहा तो ये भी मैच नहीं करेगा, हटा दो। अब आ गया हमारा इसकी बारी, तो यहाँ पे हमारा क्या है 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ गया 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो ये वाला हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। बस अब तुम्हें इसमें ये भी मैच करेगा और ये भी मैच करेगा, क्योंकि हमने क्या डिसाइड करा हुआ है कि n हमें क्या रखना है, N1 लोअर रखना है। ठीक है, अब N1 हमें लोअर रखना है, और तो तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे N1 लोअर रखना है, N2 हायर रखना है, तो 1 से 2 में चली जाएगी। बट नो, द आंसर विल बी N2 से N1, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन जब है वो लाइट एमिट कर रहा है अपने स्टेज पे वापस आके, तो जब वो यहाँ से हायर में से लोअर में जाएगा तो यहाँ से भी कहाँ जाएगा, जब वो एमिट करेगा उसी वेवलेंथ में तो वो कहाँ जाएगा, हायर से लोअर में ही जाएगा। इसलिए इसका आंसर 1 to 2 नहीं होगा, n इक्वल टू 2 से ही वो n इक्वल्स टू 1 पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। उसी वेवलेंथ अगर उसको एमिट करनी है, वही सेम वेवलेंथ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जंप ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के बहुत सारे पूछे जाते हैं नीट में, मेंस में और CUET में। बिल्कुल बेसिक है, हल्का सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है, ये वाली चीज। ठीक है, एक हमारा कई बार क्या होता है NCERT में भी दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल, और हमारा एग्जाम में भी आ जाता है। हमें ये पूछा जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, कैलकुलेट नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है n इक्वल टू 6 से n इक्वल्स टू 1, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है n
n-1/2। ठीक है, कि कितनी लाइंस क्या होंगी अगर एक n से 6 में n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 1 में जा रहा है, तो पहले क्या होगा, या तो ये 6 से सीधा 1 में जंप कर जाएगा, या पहले 6 से 4 में 5 में जाएगा, फिर 5 से 4 में जाएगा, फिर 4 से 3 में जाएगा, फिर 3 से 2 में जाएगा, फिर 2 से 1 में जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, इतना तो टाइम होगा नहीं एग्जाम में ये निकालने का, तो 5 से 30 कितनी आ गई, 15 लाइन्स। ठीक है, चलो बोहर पोस्टुलेट देखते हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के हमने ड्रॉबैक्स देखे थे कि किस तरह से वो कुछ चीज़ें नहीं बता पाया था, स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया था रदरफोर्ड, तो वो हमने फिर स्पेक्ट्रम कैलकुलेट कर लिया अपना। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइट के लिए, और वो अपने जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाया था। तो बोहर ने क्या बताया, बोहर ने कहा कि हाँ रदरफोर्ड तो यहाँ तक तो सही है, अगर तो ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट। और वो फिक्स्ड ऑर्बिट कैसे हैं, n1 इज इक्वल्स टू 1, k लेवल, l लेवल, m लेवल, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट 1 है, जो सेकेंड लेवल है वो सेकेंड, और ये क्या है n थर्ड लेवल है। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और फिर थर्ड लेवल, या ग्राउंड स्टेट को फर्स्ट लेवल भी कह लेते हैं या स्टेशनरी स्टेट भी कह लेते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन क्या पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में कर रहा है, और उसकी जो एनर्जी क्या है वो भी फिक्स्ड है। बोहर ने उसकी एनर्जी कैसे निकाली, अब याद रखना ये जो एनर्जी है सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक यानी कि हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस। ठीक है, तो जो इसने बोहर ने एनर्जी निकाली वो कैसे निकाली, -2, ये फॉर्मूला है, -2π² me4 अपॉन में n² बाय इंटू में n² बाय h², और यहाँ पे z² भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके बाद ये वैल्यू याद रखनी है, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे जूल पर एटम, फिर हम हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं बस, तो ये नीचे n² आ गया। ठीक है, इसने क्या बताया बोहर ने रेडियस भी बता दिया। बोहर ने कहा मैं रेडियस भी दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर रिवॉल्व कर रहा है, जो पहला ऑर्बिट है या जो दूसरा ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या है, उसका फॉर्मूला ये दे दिया, a0 इंटू n² अपॉन z, a0 की वैल्यू क्या है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ऑर्बिट में, रन कर रहा है, इस फॉर्मूले को कैसे रखना है, रन, तो r रन की स्पेलिंग क्या है, RAN, r इज इक्वल्स टू a n, n ऊपर है इसमें और z नीचे, क्योंकि बहुत मोस्टली बच्चे क्या है z n और z में ही कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पे z ऊपर आएगा नीचे आएगा, नहीं याद रहता, तो इसको रन से याद रखना है। n जो है रन n ऊपर ही आएगा n, और बहुत जोर से भाग रहा है तो ऊपर 2 लगा देना, जो दूसरा वाला भाग रहा है उसकी डबल रफ्तार से भाग रहा है तो 2 लगा देना, और इसमें z क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस फॉर्मूले में z² और n², z और n दोनों का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमारा n का स्क्वायर हो रहा है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, इसमें ऑपोजिट है, इसमें z ऊपर और n नीचे है। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू v0 इंटू z बाय n, इसमें z और n दोनों आएगा, बस जो इनका स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में वो कितनी है, ये है, तो इसकी वैल्यू पुट करके हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेंगे बोहर के फॉर्मूले से, इसने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दे दिया mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन
2 पाई, ठीक है। और अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि हमारी जो एन की वैल्यू है ना वो फिक्स रहेगी, 1 या वो 2 हो सकती है, वो 1 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो 1 और 2 के बीच में कुछ होती तो एक ग्रेडियंट सा बन जाता है एनर्जी का। और क्या कहते हैं, मतलब कि जो ये वाली बिल्डिंग है, जो बोहर की बिल्डिंग है, उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है, उसके बाद सीधा ही जंप करके वो कहाँ चला गया, उसने एक ही छलांग मारी और वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, उसने सीढ़ियां नहीं ली। तो 1 के बाद सीधा क्या आ गया, 2 आ गया, बीच में 1.1, 1.2, 1.3 नहीं आएगा। तो ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, इनमें जो हमारी एनर्जी क्या है वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटिटी यानी कि फिक्स है। अगर 1 में है तो यहाँ पे -21.8 इंटू 10⁻⁻19 ही एनर्जी रहेगी उसकी, इससे इर्द गिर्द नहीं हो सकती। यहाँ एन की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा एक होल नंबर रहेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर मेरा यहाँ बैठा हुआ है इस लेवल पे, 1 लेवल में बैठा हुआ है, और अगर ये मूव कर रहा है तो ना ही तो उस पर कोई फोर्स लग रही, ठीक है, तो वो अपनी ना ही तो एनर्जी लूज कर रहा है और ना ही अपना वो गेन कर रहा है, तो वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर हम लोग इसको एनर्जी दे दें, इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैंने इसको एनर्जी दे दी, मैंने इसमें बहुत जोर से लाइट मारी और उस लाइट में क्या हुआ कि ये जो था इसने वो एनर्जी गेन कर ली, और ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर ये कहाँ पे जंप कर गया, इस लेवल पे जंप कर गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर अपने अगले लेवल पे भी जंप करता है ना, तो वहां पे वो स्टेबल हो नहीं पाता। एक ही घर में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, तो बहुत जल्दी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने इस स्टेज से इसी स्टेज में क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। सेकेंड लेवल से फटाफट वो, तो पहले तो हमने एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, फिर क्योंकि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रह नहीं सकता, रिपल्शन हो जाएगा, तो फटाफट से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपने लेवल पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपनी एनर्जी एमिट कर देगा, ठीक है, समझ आ गया। तो एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हायर लेवल। अब इसको जो हम लेवल्स हम वो कैसे लिखते हैं, n = 1 पे ग्राउंड स्टेट, या हम इसको कह देते हैं स्टेशनरी स्टेट। न्यूमेरिकल्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, ग्राउंड स्टेट लिख देंगे, स्टेशनरी स्टेट लिख देंगे, या फर्स्ट लेवल लिख देंगे, ठीक है। n = 2, इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर सेकेंड लेवल। अब ये ध्यान रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है लेकिन पहली है, तो यानी कि वो अपने लेवल पे तो नहीं है, वो उससे क्या है, ग्राउंड लेवल पे वो नहीं है, उससे नेक्स्ट लेवल पे है। कौन से नेक्स्ट लेवल पे है, पहले ही नेक्स्ट लेवल पे है। तो n = 2, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें फर्स्ट को सोच के यहाँ 1 मत लिख देना जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, एक्साइट तो वो हो चुका है, तो अगले लेवल पे वो जा चुका है। तो अगर ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, n = ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटमेंट उसकी कहाँ पे होगी, या तो 2 पे होगी, या 3 पे होगी, या 4 पे होगी, या 5 पे होगी, किसी भी लेवल पे होगी। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो 2 पे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो 3 पे। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही ये क्या हो गई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, समझ आ गया। इस चीज का ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में बोल देता है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट को n1 लिख लेते हैं, n1 नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड बोल रहा है। एक्साइटेड फर्स्ट कौन सी होती है, 2 होती है, n की वैल्यू 2 रखनी है, ठीक है।
इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी आते हैं, फटाफट हो जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं हम।